मैं रवि एक बेवड़ा। ये संस्था आप लोगों के साथ की वजह से मैंने आज शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप का, कि आपने मुझे आज सर्विस का मौका दिया। और आज का दिन भी बहुत बहुत शुभ दिन है, जिसमें हमारा 91 साल हमारे पूरे हुए हैं। कोई सोच सकता है कि जिसमें एक शेयर मार्केट का सटोरी और एक जो प्राइवेट पार्ट्स का ऑपरेशन करता है प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर, दो मिलके ऐसी संगठन का स्थापना करेंगे जो पूरे विश्व में मद्यपान मुक्ति का साधक बनेंगे। ये करके दिखाया इन दोनों का आभार है कि यार हम ये हैं। मैं जैसे ना अभी मैंने बोला ना कि मैं यार बेवड़ा, मैं शराबी, यार ये मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। अगर यार ये मैं बाहर जाके बोलूंगा ना तो लोग मुझे ना पत्थर मारेंगे, लोग मुझे ना ऐसे घृणा से देखेंगे कि यार पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, जैसे कैंसर वाले को भी नहीं देखते। ये ना हमारे ना देश का ना दुर्भाग्य है कि यार जब भी ना कोई मरता है ना तो डॉक्टर हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लिख देता है यार मल्टी ऑर्गन फेलियर, यार इसके पेट में पानी भर गया, किडनी यार इसकी फेलियर हो गई, हार्ट चलना बंद हो गया। ये ऐसी ऐसी बात लिखते। कोई भी डॉक्टर ये नहीं लिखता कि ये शराबीपन की बीमारी के कारण मरा है। और ऐसे ही हॉस्पिटल है, ऐसे ही पुलिस है, ऐसे ही आपका कोई भी संस्था होती है, वो सब ये कहते हैं यार शराब पीता था चला गया, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि शराबीपन के कारण से मरा है। और जब एक शराबी मरता है ना ईमानदारी से, वो अकेला नहीं मरता, उसका परिवार भी मरता है, उसके माँ बाप, उसके बीवी, उसके बच्चे कैसे, और वो तो जीते जीते भी मर रहे होते हैं। बस वो लास्ट टाइम की ये कहते हैं अरे चल यार इसने अपना शरीर छोड़ दिया। ये सच्चाई है, अब क्या करें, जो भी है। अब ना हमने एक हमेशा ना बिल की ना एक बड़ी खासियत बात है बिल साहब की, कि बिल साहब ना हमेशा ना एक शेयर करते थे बात को, मैं भी लगाता भी हूँ वो उसमें। बिल साहब ने शेयर करते थे कि यहाँ पे ना बहुत से लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको उसके हिंदी में बता रहा हूँ कि बहुत से न्यू कमर आते हैं और चले जाते हैं, क्या सारी गलती उनकी है? तो वो कहते हैं कि नहीं, सारी गलती उनकी नहीं है, कुछ गलती हमारे ओल्ड टाइमर्स की है, मतलब हम ओल्ड टाइमर्स की है, कि हम उनको सही ढंग से गाइड ही नहीं कर पाते, स्पॉन्सर ही नहीं कर पाते कि अल्कोहलिक एनोनिमस कैसे काम करता है और क्या है। अब आज आपने पूरे उसमें भी अब इस सबके फोन के मैसेजेस आपने देखे होंगे कि भैया आज सत्यमेव जयते के, न्यूज़पेपर के, इसके उसके सबने मैसेजेस लगा रखे हैं। और हमारे पूरे पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल से 50,000 लोग हैं। और सत्यमेव जयते जब आया था 2012 में, तब 4.5 लाख कॉल्स आई थी। तो 4.5 लाख कॉल्स आई थी, तो तकरीबन उसमें से यार 1 लाख तो रुकने चाहिए थे, और 1 लाख रुकते रुकते अब कम से कम 10-12 लाख तो होने चाहिए थे। वो क्यों नहीं रुक पाए? वो इसलिए नहीं रुक पाए क्योंकि हम जैसे लोग उनको कन्विंस ही नहीं कर पाए कि अल्कोहलिक एनोनिमस कैसे काम करता है और हम क्या क्या करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैं ना थोड़ा सा इस पर शेयर करूंगा पहले स्टेप्स, और उसमें स्पॉन्सर से जाने से पहले, कि अल्कोहलिक एनोनिमस काम कैसे करता है। अल्कोहलिक एनोनिमस काम करता है दो तरीकों से। एक करता है ग्रुप ऑफ फेलोशिपिंग, जिसमें हम एक समय पे हम मीटिंग चलाते हैं, एक समय पे हम लोग मिलते हैं, और एक समय पे हम आपस में अपनी स्ट्रेंथ, होप, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और दूसरा है 12 स्टेप प्रोग्राम। इन दो टांगों से मिलके हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस खड़ा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम ना अपनी एक टांग का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी टांग को इस्तेमाल ही नहीं करते। हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं फेलोशिपिंग को, कि यार मीटिंग्स आओ, मेंबरों के साथ बैठो, मेंबरों के साथ मिलो, और यार चाय पे चले जाओ, आफ्टर मीटिंग कर लो, स्टिक टू विनर कर लो, इससे आप सोबर रह जाओगे। ऐसा नहीं होता, तभी हमारी ये समस्याएं आती हैं कि असल में ये कारण। अब गलती भी ऐसी नहीं है कि क्या हुआ कि कुछ जब से ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और जब से रिहैब्स आए, तो वो अपना एक अलग ही प्रोग्राम लेके आए,
वो 90 दिन 90 मीटिंग, स्टिक टू विनर, कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो, सब ठीक हो जाएगा, कीप इट इजी, एक दिन के हिसाब से जियो, ये ऐसे स्लोगन लेके आए जिसमें उन्होंने अपना ही अल्कोहलिक एनोनिमस का सारा तत्वों का चला गया। अब जब हम समझते हैं ना कि यार 0.001 की रिकवरी है, इसमें किसकी गलती है? इसमें हम जैसे लोगों की ही गलती है कि हम उन मेंबरों को बता ही नहीं पाते कि हाँ, ट्रीटमेंट फैसिलिटी अच्छी चीज है, रिहैब अच्छी चीज है, लेकिन वो सब आपके लिए काम करता है और वो भार है। यहाँ पे सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस ही की बात करी जाएगी। अब मुझसे ना कई लोग कहते हैं यार ऐसे ही हमें इतने साल निकल गए, ऐसे हो गए, तो मैं ना इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, तीतर और भैंस की। एक ना तीतर हो ना बूढ़ा सा हो जाता है, तो वो ना भैंस को से बात करता है और कहता है कि यार वो ना पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली है ना, मैं जब जवान था ना तो वहां तक चढ़ जाता था। तब ना भैंस उसे कहती है कि भाई रोज तू मेरा गोबर खा और तू फिर चढ़ जाएगा। तो वो रोज उसका गोबर खाता है और वो ऊपर डाली पे कुछ दिनों में चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद बड़ा खुश होता है। इतने में एक शिकारी आता है, गोली मार देता है। तो ऐसे ही मैं गोबर खा के सिर्फ मीटिंगों में बना रह सकता हूँ, लेकिन मेरी क्वालिटी ऑफ रिकवरी नहीं आएगी। मैं हमेशा चिड़चिड़ा रहूंगा, बेचैन रहूंगा, घबराहटों में रहूंगा। यार मैं हमेशा यार ये सोचता रहूंगा यार ये डिसीजन लूं ना लूं, क्या करूं, या सीधा मैं जब डरों में आऊंगा तो मैं मीटिंग में आके बैठ जाऊंगा। मैंने आपको बताया कि ए 2 तरीके से काम करता है, 2 टांगे हैं उसकी, ग्रुप ऑफ फेलोशिपिंग और हमारी स्टेप्स की। अब मैं एक टांग का इस्तेमाल करूंगा तो मैं रोड टू रिकवरी चल लूंगा, लेकिन मैं रोड टू रिकवरी पे दौड़ नहीं पाऊंगा। मैं रोड टू रिकवरी पे जब मेरे हर्डल्स आएंगे मैं गिरूंगा और तब मैं कहूंगा यार मेरे साथ क्या हो गया। तब मेरे को जो मेरे जैसे लोग होंगे वो कहेंगे यार ये बढ़ती हुई बीमारी है, एक दिन के हिसाब से बस आते रहो। अरे भाई, फिजिकल एलर्जी के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, लेकिन वो फिजिकल एलर्जी के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। जो हमारी सेरेनिटी, हे ईश्वर मुझे आप शांति दे उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मैं पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, मैं अपनी बीमारी को बदल नहीं सकता। अगर मैं इनको बदलने जाऊंगा तो मैं हमेशा चिड़चिड़ा, बेचैन, असंतुष्ट, घबराहटों में ऐसे रहूंगा। लेकिन जिन चीजों को मैं बदल सकता हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, मैं अपने ऑब्सेसिव माइंड के ऊपर काम कर सकता हूँ, मैं ये स्पिरिचुअल अवेकिंग कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल अवेकिंग में आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। अगर मैं इन चीजों को नहीं करूंगा, हमारी पंजाबी भाषा में कहते हैं कि डुन का डुन अगर तू बैठा रहेगा तो कोई तरक्की नहीं, यानी कि तू सिर्फ बैठा रहेगा तो कुछ नहीं होगा, बल्कि तू पहले से ज्यादा परेशान रहेगा। बस तेरा ये होगा कि तू जिएगा, लेकिन तू अच्छे ढंग से नहीं जी पाएगा। मैं ना अपने स्पॉन्सर्स को कई बड़े अच्छे ढंग से बात समझाता हूँ। जैसे मैं कई स्पॉन्सर्स से पूछता हूँ कि आपकी कितनी एज है, तो किसी कि भैया मेरी 30 साल है। मैंने कहा यार आपको कितने टाइम तक जीना चाहिए, तो हर कोई ना एक एग्जाम्पल देता है कि यार भैया कम से कम 60-70 तक तो मैं जीऊं। मैं कहता अच्छा। मैंने कहा 40 साल की आप अपनी जीवन और चाहते हो, आप मुझे एक बात बताइए, ये 40 साल आपको बीमारियां लग जाए, आप परेशान रहो, तब आप जीवन जी पाओगे? कहता नहीं, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मैंने कहा यही अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए, मेरे को क्वालिटी चाहिए। चाहे मेरी कम रिकवरी हो, लेकिन हो हैप्पी फ्रॉइड जी, मतलब कि जिसमें मैं संतुष्टि से जी सकूं। अब ना थोड़ा सा हम ना समझना चाहेंगे कि यार 12 स्टेप और ये फेलोशिपिंग कैसे काम करती है। अब देखिए कि मैं एक समुद्र में हूँ, अल्कोहलिज्म नाम के समुद्र में हूँ और मैं डूब रहा हूँ। मेरे पास 12 स्टेप की लाइफ जैकेट है, लेकिन वो लाइफ जैकेट तब काम करेगी जब मैं उसको पहनूंगा। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं ना कि नहीं नहीं ये तो है, किसी दिन का देखेंगे या करेंगे, जैसे हम सोचते हैं कि नहीं यार ये आएंगे वहेंगे। और इसमें ना गलती भी क्या होता है कि जब से ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और रिहैब्स आए ना, उन्होंने काफी चीजें को मेंबर्स वहीं से आते हैं और वहीं से सीख के आते हैं। फर्स्ट सेकंड स्टेप वो वहीं से करके आए होते हैं। वो सोचते हैं फर्स्ट सेकंड स्टेप की जरूरत ही नहीं, अब तो बस हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन नहीं, मेरे को यहाँ समझना पड़ेगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस के तत्व कैसे काम करते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता
कि हम अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम कहाँ से आया हमारी संस्था का। हमारी संस्था अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम आया है हमारी नीली बिग बुक, जिसको हम बेसिक टेक्स्ट बुक कहते हैं। इस जगह से हमने अपनी बेसिक जो अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम है वो हमने इस बिग बुक से लिया हुआ है। और हम कहते हैं कि हमें ये पढ़ना ही नहीं, यार ये क्या जरूरत है, यार आ तो रहा हूं चल रहा है। अल्कोहलिक एनोनिमस की किताब खोलोगे, जब उसका पहला पेज पढ़ोगे ना, पहले संस्करण का पहला पेज, उस पे लिखा है हम 100 से अधिक स्त्री पुरुष, अल्कोहलिक एनोनिमस के 100 से स्त्री पुरुष जो निराशाजनक मानसिक स्थिति और अपनी शारीरिक स्थिति से निश्चित तौर से ठीक हो चुके हैं। इस किताब का लिखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कैसे ठीक हुए। तो इसके बाद मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि और प्रमाण की शराबीपन मद्यपान की मुक्ता से मैं कैसे निकल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सोचूं कि सिर्फ मीटिंग आऊंगा, 12 स्टेप पे काम नहीं करूंगा, तो कुछ नहीं होगा। अब छोटी सी बात है, एबी थैचर बिल के पास क्या लेके गया था? प्रोग्राम। बिल साहब डॉक्टर बॉब के पास क्या लेके गए थे? प्रोग्राम। प्रोग्राम जो उस टाइम को उनकी जो 6 या 4 सब्जेक्ट वो उसको हम कहते थे। ऐसे ही बिल और बॉब बिल डॉटसन के पास क्या लेके गए थे? प्रोग्राम। अगर सोचो एबी थैचर से कहता 90 दिन 90 मीटिंग करनी है, चले सिर्फ मीटिंग चलेंगे, ऐसे ठीक हो जाएंगे, और वही उसको कहते। तो ये संस्था यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। हमारा जो मेन सॉल्यूशन है वो हमारा ये प्रोग्राम है। अगर हम इससे भी थोड़ा सा आगे की तरफ चले ना, तो हमारे ना जो सबसे बड़े जो 12 स्टेप के महारथी रहे हैं वो रहे हैं हमारे आपके डॉक्टर बॉब। मैं उनकी एक वो लगाता हूँ जरा। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने ओल्ड ग्रेप वाइन के आर्टिकल से निकाला है। डॉक्टर बॉब ने अपने जीवन में 5000 लोगों को सोबर करने में मदद की है। वो उनसे बकायदा उनके ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं लेते थे। डॉक्टर बॉब आपके तकरीबन 1935 से लेके 1950 तक जीवित रहे, जिसमें आपके 15 साल होते हो। अगर हम उसको डिवाइडेड करें तो डेली के दो बंदों को उन्होंने सोबर करने में मदद करी। और हम यहाँ पे एक बंदे 2 बंदे की भी मदद नहीं कर पाते। तो देखिए कि हम कहाँ हैं और हमारी क्या गलतियां हो रही हैं। हम सोचते हैं कि यार मैम ना पासिंग द मैसेज। भाई साहब, 12वें कदम का जो असली भाग है, इन कदमों के द्वारा जो मुझे आध्यात्मिक जागृति हुई। आध्यात्मिक जागृति का मतलब है मेरी आत्मा में जो सुधार हुआ, वो मैंने अन्य पीड़ित शराबियों को संदेश देने की कोशिश करी और इन सभी नियमों को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने की कोशिश करी। लेकिन पेज नंबर 164 के एंड पे लिखा है कि जो मेरे पास चीज नहीं है वो मैं दूसरे को दे ही नहीं सकता। तो बिल साहब भी हमेशा ये कहते थे कि ये जो न्यू कमर्स आते हैं और वापस चले जाते हैं, तो इसमें हमारी गलती है, ना कि उनकी गलती है। जब मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ ना कि यार मैं मैसेज देने में सक्षम नहीं हूँ, मैं उस डेप्थ तक उसको जानकारी नहीं दे पा रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आओ मीटिंग आ जाओ देखेंगे, ऐसे कर लो 90 दिन, नहीं ऐसे। अब ना थोड़ा सा हम चलते हैं स्टेप्स की तरफ कि हमारा ना स्टेप्स की आवश्यकता क्यों है और स्टेप्स कैसे काम करते हैं। जैसे ना अभी थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ 1 से लेकर 12 तक का, फिर आज 1, 2, 3 तक ही करेंगे, फिर उसके बाद स्पॉन्सर पे चलेंगे। स्टेप्स ना हमारे ना काम करते हैं कि पहला स्टेप मुझे ये बताता है कि यार ये एक प्रॉब्लम है।
दूसरा स्टेप मुझे ये बताता है कि यार ये प्रॉब्लम मैं खुद ठीक नहीं कर पाऊंगा। तीसरा स्टेप मुझे ये बताता है कि यार अब ना इस प्रॉब्लम का अगर कुछ करने के लिए मैं ना यार किसी को दिखाना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चौथा स्टेप मुझे समझाता है कि जब मैं उस डॉक्टर के साथ जाता हूँ, बैठता हूँ और उसके साथ में डिस्कशन करता हूँ। पांचवा स्टेप, डॉक्टर मेरे को जो प्रिस्क्राइब लिख के देता है उसकी रिपोर्टें आती हैं कि तेरे खून की जांच करी है, तेरा रूट कॉज प्रॉब्लम, तेरी मेन दिक्कत है कहाँ, वो मुझे बताता है। छठे सातवें में जाके मेरे को दवाई मिलनी चालू होती है और जाके आठवें नौवें में वो दवाई असर करती है। जो नौवे का वायदा है हमारे बिग बुक का, अपनी विकास की इस अवस्था में अगर हम मेहनती हैं, इफ वी आर पेन टेकिंग, अगर मैं अपने आप में दर्द सहन करना चाहता हूँ, क्या करने को तैयार हूँ, तब जाके मैं आधी दूरी तय करने से पहले अचंभित रह जाऊंगा। मैं एक नई आजादी, एक नए सुखद क्षणों को प्राप्त करने वाला हूँ। तब जाके मुझे एक नई फ्रीडम और एक वो मिलता है जब मुझे मेरी मैं से मुक्ति मिलती है। ये वायदा पूरा होता है जाके 9वें कदम पे, और 10वें कदम पे जाके मेरे को, जैसे कि किसी को यार अब बीमारी तो हो गई, बीपी शुगर हो गया, तो ऐसे ही 10वें पे मेरे को रेगुलर दवाई खानी होती है कि भैया निरंतर जीवन की खोजबीन जारी रखी और नैतिक लेखा जोखा बना के रखा, जहां भी गलत थे उसको तुरंत स्वीकार किया। ऐसे ही मेरे को रोज की रोज दवाई खानी है और रोज का रोज मेरे को रखना है। और 11वां और जो 12वां है वो मेरा सबसे जरूरी है। क्या होता है कि मेरे को, मैं ना बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि मेरे को तो मैं जीवित ही नहीं था। 10वें कदम के बाद जब मैं 11वें कदम पे पहुंचा तब जाके मैं जीवित हुआ हूँ, सांस लेना आया है। वरना मैं अपने जीवन में ऐसे अकड़ के चलता था जैसे वो मृत्युशैया पे, मतलब लाश नहीं पड़ी होती, ऐसे मैं अपनी ऐठ में चलता था, अरे छोड़ना, देख लेंगे, अपने घर का होगा, हमें क्या करना, माँ बाप ने पैदा किया तो अपने उसके लिए किया कि बुढ़ापे का साधन है, बीवी को तो बस पैसे चाहिए। मैं ऐसे अकड़ में चलता था। और 11वें पे जब ध्यान और प्रार्थना माध्यम, ध्यान और प्रार्थना से मेरा क्या पता चला, मैं हुआ जागरूक, मैं जीवित हुआ कि मैं हूँ कैसा। तब जाके मुझे पता चलने लगा कि यार ओए होए, तू एक आम इंसान है, आम अपने परिवार में सब कुछ है और तू किस ऐठ में जी रहा था। तब मेरे को समझ आया। और 12वें में जाके इस प्रक्रिया को करने के बाद जो मेरी आत्मा में सुधार, जो मेरे में बदलाव आए, वो मैंने कोशिश करी अपने अन्य भाइयों को देने की। लेकिन हमारा ना अल्कोहलिक एनोनिमस का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या है कि हम पहले कदम का पहला भाग करते हैं कि मैं सिर्फ शराब के सामने बेबस हूँ, और उसके बाद मैं पता सीधा क्या कहता हूँ, चल भाई बाकी स्टेप मरन दे, सीधा करेंगे 12वां कदम, औरों को शराब छुड़ाएंगे। और मैं जाके लोगों को पीआई कर रहा हूँ, लोगों को जाके 12 स्टेपिंग कर रहा हूँ, जाके मैं कह रहा हूँ भाई मद्यपान ऐसे छोड़ा जाता है, मद्यपान ऐसे बंद किया जाता है, शराब ऐसे हम बचे हैं। और क्या होता है, मैं उन लोगों को ले तो आता हूँ मगर उनको मैं टिका नहीं पाता। ये सच्चाई है। और मैंने भी ये सब किया है, लेकिन अब मैं इन गलतियों से निकलने की कोशिश करता हूँ। अब ना सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले कदम पे। पहला कदम कहता है कि भाई मैं शराब के सामने बेबस हूँ और मेरा जीवन, जिस कारणवश मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। पहला ना बड़ा छोटा सा, हर हम ना क्या करते हैं कि ना यार कदमों को ना थोड़ा सा ना मुश्किल समझते हैं। मुश्किल नहीं है, इनकी भाषा को अगर सही ढंग से समझा जाए ना बहुत अच्छा है। मैं शराब के सामने बेबस क्यों हूँ? एक तो मेरे को है फिजिकल एलर्जी। ये फिजिकल एलर्जी मेरे को बताई डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कि भाई तुम जैसे लोग एक बार पीनी चालू करते हो तो तुम्हारी क्रेविंग बढ़ जाती है और तुम मोर एंड मोर की डिमांड करते हो। और दूसरा मेरे को उसी डॉक्टर ने बताया कि आपको है मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक खिंचाव। मेरे को ना बड़ा ना
समझने में काफी टाइम लगा कि यार मीटिंगों में कहते हैं कि यार ये मानसिक खिंचाव क्या है, यार मेरे को ना शराब पी का आकर्षण है, 24 घंटे शराब जूझती है, ये है। इसका ना छोटा सा मुझे समझ आया कि फिजिकल एलर्जी, मैं पीनी चालू करता हूँ वो क्रेविंग चालू करती है। और मेंटल ऑब्सेशन, जब जब भी मैं पीनी तो चालू कर देता हूँ मैं फिजिकल एलर्जी के बाद, लेकिन मेंटल ऑब्सेशन, मेरा दिमाग शराब को रोक नहीं पाता, मैं उसको खुद रोक नहीं पाता। एक आम इंसान जब वो पीनी चालू करता है, वो अपना कुछ समय के बाद उसका दिमाग कहता है अब ज्यादा हो गई, इसको छोड़ दे, बस अब तू घर जा। मेरा दिमाग कहता है अभी और आन दे और आन दे और आन दे। अब इन दो कारणों से मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। इस जीवन अस्त व्यस्तता को स्पिरिचुअल बैंकरप्सी भी कहते हैं। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी का ना बड़ा ना छोटा सा अर्थ मुझे जो समझ आया था कि जिसको अनमैनेजेबिलिटी या स्पिरिचुअल बैंकरप्सी कहते हैं। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी कहते हैं यार मैं जो सोचता हूँ वो मैं करता नहीं, और जो मैं करता हूँ वो मैं सोचता नहीं। मतलब कैसे कि भाई आप सब अपने आप को इस बारे में सोच सकते हैं जो जो मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को कोई समस्या आई, मैं उस समस्या को समाधान के लिए, पता है क्या, जैसे मेरे दिमाग में आया कि यार मेरी बीवी ने कहा कि पैसे चाहिए। मैंने कहा यार अरे दे देना, नहीं देगा लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, अरे यार बीवी है देने बनते हैं, ऐसी बातें। ऐसे ही मेरे ऑफिस के लोगों ने वो वर्करों ने पैसे मांगे, या और मेरी कोई समस्या आई, तब मेरा दिमाग ना वो डिसीजन लेता है जिससे दिल को शांत करा जाए। वो डिसीजन वो नहीं ले रहा शांति से जिसमें दिल और दिमाग साथ हो, डिसीजन वो हो रहे हैं जिससे मेरा दिमाग मेरे दिल को शांति दे रहा है। क्या ऐसे डिसीजन जो मैं लूंगा उससे मेरा जीवन सुव्यवस्थित चलेगा? नहीं। जिनको सिर्फ मैं अपनी शांति के लिए डिसीजन ले रहा हूं उससे नहीं चलेगा। अब ना थोड़ा सा और डीप मीनिंग में चलते हैं पहले ही कदम का। कि पहला कदम मेरे को सरेंडर भी समझाता है और मेरे को वो भी समझाता है, क्या कहते हैं आपका, पावरलेसनेस। पहले सबसे पहले मैं सरेंडर पे बोलता हूँ। सरेंडर का ना मैं जब अर्थ समझता था कि यार मैंने अपने हथियार डाल दिए, घुटनों पे आ गया, मैं ऐसा हो गया। सरेंडर का जो असली अर्थ है उसका अर्थ है द वे आई एम ट्राइंग टू गेटिंग द रिजल्ट इज रॉन्ग। जिन तरीकों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ परिणाम, उन तरीकों से परिणाम सही नहीं आ रहा। ये सरेंडर का मतलब है। अब मेरे को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। जैसे कि अगर एक सेना दूसरी सेना से युद्ध कर रही है, उसको पता है कि यार हमारी ताकत कम है, सामने सामने लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, तब सेना क्या करती है, पीछे हट के अपनी नई रणनीति निकाल के तब युद्ध लड़ती है और जीत जाती है। ऐसे ही मैं जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा हूँ मद्यपान मुक्ति के लिए, वो तरीके सब फेल हो रहे हैं। आज कल से छोड़ूंगा, यार सिर्फ बियर पीऊंगा, यार आज सिर्फ 2 पैग पीऊंगा, यार इस दोस्त के साथ तो नहीं पीऊंगा, अब कभी बाहर नहीं पीऊंगा, अगर अब पी ली तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, अगर यार अब मैं चलिया रख लूंगा, अब मैं ये कर लूंगा, अब मैं वो कर लूंगा। मैं ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे मेरे मद्यपान चला जाए। तब मीटिंगों में आया और डॉक्टर की राय को पढ़ा, और डॉक्टर की राय को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया बिल्कुल पूर्णता शराब का एक बूंद भी नहीं लेनी। मैं ये तरीका नहीं समझ पा रहा था, मैं सोच रहा था क्वांटिटी कम कर लूं। ये समझ आया मुझे जब मैंने ईमानदारी से कदम किए। ये समझ आया सरेंडर का मतलब है। और इसी में आती है पावरलेसनेस। मैं ना पावरलेसनेस समझता था कि यार मैं पावरलेस हूँ, पावरलेस हूँ, पावरलेस हूँ। क्यों हूँ पावरलेस? भाई मेरे को अब ये समझ आई कि मेरे शरीर को है फिजिकल एलर्जी, वो शराब नहीं झेल सकता। दूसरा, मेरा ऑब्सेसिव माइंड बगैर शराब के बगैर रह नहीं सकता। इन दोनों कारणों से मैं हूं पावरलेस। जब मेरे को ये दोनों कारण समझ आए
तब जाके समझ आया, अरे यार पावरलेस की तो कहानी ये है कि मेरा शरीर में फिजिकल एलर्जी है और दिमाग में मेंटल ऑब्सेशन है, और इस ऑब्सेशन और इस फिजिकल एलर्जी के कारण मैं पावरलेस हूँ, और इन सब समस्याओं के कारण मेरा जीवन अव्यवस्थित है, मेरा जीवन अनमैनेजेबल है, जिसको हम स्पिरिचुअल बैंकरप्सी कहते हैं। अब फिजिकल एलर्जी तो मेरे को समझ आ गई कि भाई पहले दिन से भैया पहले घूंट से दूर रह, तू अब नहीं पिएगा। मैंने एक डायग्राम होल्ड कीजिए। ये ना मैंने एक चार्ट लगाया, जैसे कि अब मेरे को फिजिकल एलर्जी तो समझ आ गई, लेकिन मेंटल ऑब्सेशन क्या है? मेंटल ऑब्सेशन है मेरा ऑब्सेसिव माइंड। मेरा जैसे कंपल्शन डिसऑर्डर बिहेवियर होता है ना, एक आदमी को जैसे कोई डिप्रेशन में हो या किसी चीज में, या मेरे घर की चोरी होने वाली हो, बार बार ताले चेक करता रहेगा, ये करता रहेगा, ऐसे ही मेरा ऑब्सेसिव माइंड जो है वो भरा हुआ है रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, टीयरों से, मतलब हमेशा बेचैनी में, घबराहटों में, हमेशा मैं अपनी पुरानी गलतियां क्या करी थी, ये क्या किया था, वो क्या किया था, इससे क्या हुआ, ऐसा मेरा दिमाग है। और जब भी मेरे को कोई परेशानी होती है, ये आगे एक जगह आपका थर्मोमीटर बना हुआ है, ये थर्मामीटर मेरा इमोशनल मीटर है। जब भी मेरे इमोशन कंट्रोल रहते हैं, जब भी कोई भी अपने आप को देख सकता है कि लास्ट बार उसने पीनी क्यों चालू की, पीनी क्यों थी। जब तक मेरी कोई भी समस्या आती है, जब तक मैं उसको खुद तक सॉल्व करता रहता हूँ, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब भी कोई समस्या, मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, मेरे माँ बाप से लड़ाई हो गई, मेरा काम में नुकसान हो गया, या मेरा कुछ भी हो गया, तब जाके मेरा इमोशनल मीटर फटता है और मैं जाके तुरंत ही पहला घूंट पी लेता हूँ, और वो पहला घूंट मेरी फिजिकल एलर्जी को ट्रिगर कर देता है, और यही फिजिकल एलर्जी मेरे मेंटल ऑब्सेशन को ट्रिगर कर देती है। ये चक्रव्यूह तैयार हो जाता है जिसको मैं स्वयं कभी नहीं तोड़ पाता। ये मुझे समझना पड़ेगा। अब मैंने वो जो तीतर और वो उसकी तीतर वाली जो मैंने कहानी बताई थी, बटरे वाली, वो इसीलिए बताई थी कि शिकारी एक समस्या है। ऐसे ही मैं मीटिंग्स आके सिर्फ फिजिकल एलर्जी से दूर हो सकता हूँ। इन लोगों के साथ एक दायरे में रह के मैं एक मतलब इनको पकड़ के सिर्फ फिजिकल एलर्जी से कुछ समय तक दूर रह सकता हूँ। लेकिन इस ऑब्सेसिव माइंड से कैसे बचूंगा? इसमें तो मेरे हमेशा कोई ना कोई समस्या आती रहेगी, और जब कोई समस्या आएगी मैं उसका समाधान नहीं कर पाऊंगा, तब मैं सोचूंगा कुछ और करूंगा कुछ और ऐसा कर जाऊंगा जो मेरी दोबारा शराब आ जाएगी। तो मेरे को समझना है कि मैं शराब से बेबस हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। अब कई लोग सोचते हैं कि जो ना रॉक बॉटम हिट नहीं करके आए होते, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरा ना मैं बीवी नहीं छोड़ी, मेरा धंधा वैसे चल रहा है, मेरा सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं पीता थोड़ी ज्यादा हूँ। तब उनको हमें बताना पड़ता है कि मेरे अस्त व्यवस्था क्या है। जो पेज नंबर 52 पे लिखी है, मैं हर एक अपने स्पॉन्सी, हर एक अपने भाई के साथ इस पे ज्यादा काम करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा, जितना पहला कदम मजबूत होगा उतने ही बाकी कदम मजबूत होंगे। ये सच्चाई है, पहला कदम सबसे मजबूत होना चाहिए। कि भाई मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, अनमैनेजेबिलिटीज है। कैसे हैं? पेज नंबर 52 के दूसरे पैराग्राफ पे लिखा है, कभी भी कोई भाई पढ़ना। मेरे को व्यक्तिगत संबंध बनाने में दिक्कत है, मैं किसी के साथ भी मेरे एक जैसी यारी दोस्ती, एक जैसा व्यापार, एक जैसी रिश्तेदारी मेरी नहीं रहती। कभी मेरे को कोई अच्छा लगता है, कभी कोई बुरा लगता है, कभी कुछ कभी कुछ। दूसरा, मेरे को भावनात्मक रूप से मैं कमजोर हूँ। मेरा कभी इमोशन मेरे हाई होते हैं, कभी मेरे इमोशन लो होते हैं। कभी तो मैं अपने नौकर को 100 रुपए भी दे रहा हूँ, कभी मैं 1 रुपया भी नहीं दे रहा। कभी तो मेरे को अपनी बीवी पे बहुत प्यार आ रहा है, कभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कभी मेरे को लग रहा है यही सबसे दुनिया की गंदी औरत है। ऐसे ही माँ बाप, ऐसे ही मीटिंग्स वाले, ऐसे ही सब कुछ। और हमेशा मैं डरों में रहता हूँ, हमेशा मैं एंजाइटी में रहता हूँ, हमेशा मैं घबराहट में रहता हूँ, हमेशा मैं ओवर थिंकिंग में रहता हूँ, हमेशा मैं भविष्य और भूतकाल की चिंता में सताता रहता हूँ। मैं किसी भी नए काम को
करने के लायक अपने आप को अच्छा नहीं समझता, मैं किसी के लिए उपयोगी नहीं समझता। इसमें से किन कुछ कुछ देखो, मेरी तो ज्यादातर सारी बातें ठीक थी। मैं तो अपने आप मानता था कि भाई मैं तो ये सारी चीजें मेरे साथ है, मैं तो ये अनमैनेजेबिलिटी मानता था। अब कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते, मगर मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ कि आपको अब समझ आ रहा है कि आप इसमें से किस किस चीजों में आपकी अनमैनेजेबिलिटी है, तो कुछ मान जाते हैं। तब मैं उनको ये सर्कल समझाता हूँ कि मीटिंग आके आपकी फिजिकल एनर्जी चली गई, लेकिन ये आपका ऑब्सेसिव माइंड, जो दिमाग में आपके खुंदके, डर, आपकी बेईमानी, सेल्फ पिटी, ये चीजें भरी हुई हैं, इस दिमाग के साथ आप क्या आउटपुट निकालोगे? मतलब कि जिस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल ही गंदा है, तो उसका प्रोडक्ट जो उसका लास्ट का प्रोडक्ट निकलेगा वो अच्छा थोड़ी निकलेगा, तो आपकी लाइफ अच्छी थोड़ी निकलेगी। तो मेरे को ये समझना होता है कि मैं क्या चीज बदल सकता हूँ और क्या चीज नहीं बदल सकता। तो इसका जो आंसर है, जो हमारे इस मद्यपान मुक्ति का जो आंसर है, वो आंसर दिया था हमारे दिया था डॉक्टर कार्ल जंग ने। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसने एग्जैक्ट, बहुत पुराना मैं ढूंढ के लाया हूँ, जो उसने एग्जैक्ट शब्द रॉलर्ड हजार्ड को बोले थे। ये देखिए, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में समझाऊं। डॉक्टर कार्लजन टोल्ड रॉलर्ड हजार्ड, आई बिलीव दैट every human being has an inner search of wholeness. I have never been able to help a person who found their wholeness in alcohol. It requires a power greater than human power. I think God created us with that emptiness, so we would find it has to be filled with spirituality. ये एग्जैक्ट शब्द बोले गए थे आपके डॉक्टर कार्ल जंग के रॉलर्ड हजार्ड को। इसमें वो ये कहना चाह रहा था कि रॉलर्ड हजार्ड ने कहा कि यार मेरे को शराब से मुक्ति चाहिए, इसका कोई तरीका बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। सोचो, कितना बड़ा डॉक्टर कोई सच्चाई बोल रहा है कि मैं आप जैसे शराबियों की मदद नहीं कर सकता। आप जैसे लोग जो बिल्कुल ही अंदर से जिनकी आत्मा खोखली हो चुकी है, ऐसी खोखली आत्मा का मेरे पास इलाज नहीं है। सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है और करेगा यदि आप उसको ढूंढ लोगे। ये आया था सॉल्यूशन हमारा डॉक्टर कार्ल जंग से, जो रॉलर्ड हजार्ड से गया शैबरा और सैबरा को, सैबरा से गया एबी थैचर को, एबी थैचर से यही सॉल्यूशन गया जाके आपका हमारे बिल विल्सन को। और ये रॉलर्ड हजार्ड को स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब कुछ समझाने वाले थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सैम शूमेकर। अब मैं ना सेकंड स्टेप पे चलता हूँ। सेकंड स्टेप हमारा जो है, मैंने माना मेरे से एक उच्च शक्ति है जो मेरा मानसिक स्वास्थ्य सुधार सकती है। हमें समझना जरा ध्यान से, उच्च शक्ति को तू बाद में मान, पहले तू ये मान कि तेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब है, कि रवि तेरा ये जो दिमाग है ये ठीक नहीं है। आम लोग जो हरकतें करते हैं तू उससे बिल्कुल विपरीत हरकतें कर रहा है। ऐसे लोग नहीं है दुनिया में जिस हिसाब से तू हरकतें कर रहा है। अब मैं छोटा सी एक बात बताता हूँ, जैसे कि कोई अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा है और उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई। अगर वो अपनी मोटरसाइकिल खुद अपना पेचकस प्लास लेके ठीक करने लगेगा तो वो ठीक नहीं कर पाएगा बल्कि और बिगाड़ देगा। यही मैंने 34 साल किया। मैंने अपना दिमाग खुद ठीक करने की कोशिश करी, मैंने अपना मानसिक स्वास्थ्य खुद ठीक करने की कोशिश करी और मैंने उसको साला सत्यानाश कर दिया।
जो मेरे माँ बाप, जो मेरे आस पड़ोसी, जो मेरे लोग कहते थे साला बंदा इतना अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये क्या पागल बनती है। अब जिस चीज को मैं खुद ठीक करूंगा तो वो खराबी तो कर रहा हूँ, जिस चीज का मैं मैकेनिक ही नहीं हूँ, इसका मैकेनिक कौन है मेरे दिमाग का? मेरा दिमाग बनाया किसने? मेरा दिमाग बनाया है ईश्वर ने, तो उसको ठीक ईश्वर ही तो करेगा। लेकिन नहीं, मैं तो खुद करूंगा, और मैं यही करता हूँ मीटिंग्स में आके। मैं प्रोग्राम खुद करूंगा, अपने तरीके से करूंगा, अपने शर्तों पे करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, और मैं कर नहीं पाता। मैं फिर क्या रहता हूँ? असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, बेईमान, हमेशा दुखों में, सेल्फ पिटी में, गिल्टों में, इन चीजों में। और मैं अपने आप को कहता हूँ कि देखा मेरे 30 साल हो गए, देखा मेरे 15 साल हो गए, देखा मेरा ये हो गया, और देखा मैं इतनी सर्विस कर रहा हूँ। सोचिए कि इतनी अनमैनेजेबिलिटीज के साथ अगर मैं जी नहीं पा रहा, और इतनी अनमैनेजेबिलिटीज के साथ अगर मैं सर्विस में उतर गया, तो मैं और कितने कुछ खाने बचाऊंगा। ये आप देख ही रहे हैं कि हमारी रिकवरी का रेट 0.001 है, और हम कितने बड़े काम करने के बावजूद हमारे पास मेंबर नहीं है, आके टिक नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं देखो ना, मैं अपने हिसाब से चलना चाह रहा हूँ। अब जो दूसरा कदम है, दूसरे कदम का जो मेन भाग था, मेरे को जो दूसरे कदम है कि उच्च शक्ति, यार मैंने कहा कि मैं हर भगवान को मानता हूँ, मेरे से ज्यादा मैं वैष्णो देवी नंगे पांव, हर धर्म को मैं मानता हूँ, और हर पाठ पूजा मैं करता हूँ, तब भी मेरा मानसिक स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं है? तब मेरे को ना उसका आंसर मिला कि तू रवि ईश्वर को मानता है, लेकिन ईश्वर की नहीं मानता। तू बहुत ईश्वर को याद करता है, लेकिन ईश्वर के सिद्धांतों को नहीं मानता। मैं उस ईश्वर को मानता था जो मेरे समाज के ठेकेदारों ने दिए थे, मेरे समाज के मुखिया लोगों ने दिए थे, जो ईश्वर के लिए नियम बने हुए थे कि मंदिर में जाके मेरे को घंटी बजानी है, मेरे को घंटी बजानी है। मेरे को पता ही नहीं घंटी बजानी क्यों है। मेरे को शिवलिंग पे दूध घी चढ़ाना है, मेरे को इस दिन व्रत रखनी है, मेरे को गुरुद्वारे में सेवा करनी है, चर्च में सेवा करनी है, मेरे को हर चीज करनी है। लेकिन मैं किसी भी ईश्वर के तत्वों को नहीं मानता था। मैं ईश्वर जैसा बनना चाहता था, लेकिन ईश्वर को जो पसंद है वो नहीं बनना चाहता था। मैं वो ईश्वर को मान रहा था जो मेरे माँ बाप ने, मेरे आस पड़ोसी ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को जो ईश्वर दिया था। मैं ईश्वर के सिद्धांतों को नहीं मानता था। जैसे कि मैंने शुरुआती दिनों में अल्कोहलिक एनोनिमस को पूजा है, उसको मैंने उसकी मतलब जिस तरीके से पूछ सकता हूँ उस तरीके से पूछता था, लेकिन तब भी मेरा जीवन ठीक नहीं हो पा रहा था। मैं हमेशा अस्थिर, संतुष्ट, चिड़चिड़ा, घबराहटों में, हमेशा मेरे को भविष्य की सताती रहती थी। मैं कभी भी एक जगह पे नहीं रहता था, कभी भी मेरा दिमाग कभी कहीं जा रहा होता था, कभी कहीं जा रहा होता था। को समझ आया कि मैं असल में ना ईश्वर को मान रहा था, ना अल्कोहलिक एनोनिमस को मान रहा था। सिर्फ ऊपर ऊपर से इन दोनों को पूज रहा था। मानना क्या था? अल्कोहलिक एनोनिमस की सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है कि तू सबसे पहले अपना जीवन सुव्यवस्थित कर इन कदमों द्वारा, फिर तो किसी और को दे। लेकिन वो नहीं, मैं इस संदेश को दूसरों को दे रहा था। ऐसे ही मैं भगवान की सेवा कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था, लेकिन भगवान के तत्वों को नहीं मान रहा था। जब हम वी आर एग्नोस्टिक पढ़ते हैं तो कोलंबस की कहानी पढ़ते हैं। कोलंबस को सब लोगों ने कही कि दुनिया गोल नहीं है, उसको मारने को दौड़े, उसको खत्म करने को दौड़े, लेकिन उसने को अपने पे विश्वास था, अपने ईश्वर पे विश्वास था कि भैया मैं ये दुनिया गोल है ये साबित करके दिखाऊंगा। तो ये होता है ये कि भाई क्वांटिटी ऑफ फेथ नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ फेथ चाहिए। मेरे को विश्वास को पूरी क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाके मैं दूसरे कदम को करता हूँ। जब शुरुआती दिनों में क्या होता था, ओल्ड टाइमर्स ना किसी भी 12 स्टेप के लिए किसी के घर जाते थे,
तो उसको जाके ना पहला कदम और दूसरे कदम को भाग को समझा के आ जाते थे। समझ आई कि भाई ये फिजिकल एलर्जी है, ये मेंटल ऑब्सेशन है और ये आपकी लाइफ अनमैनेजेबल है। और इसके बाद इन दोनों को, इन तीनों चीजों को ठीक करने के लिए आपको एक उस शक्ति चाहिए। और फिर कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद उसके पास जाते थे, हाँ भाई मानता है, कब मानेगा? तब उसको कहते थे ओपन माइंडनेस। तब इस शब्द को आया था ओपन माइंडनेस। हाँ, वो मानने को तैयार है। तब उसको तीसरे कदम के लिए बॉब के पास ले जाते थे और बॉब के ऊपर ऑफिस या उसके घर पे जाके घुटनों के बल वो तीसरा कदम करते थे। ये ओपन माइंडनेस। लेकिन अब आप यहाँ मीटिंगों में देखोगे, सुनोगे, भाई 1 साल तक तो कुछ करना नहीं है। अच्छा भाई, पहले 90 दिन 90 मीटिंग कर, दिमाग को थोड़ा खुलने दे। अबे सालों, 14-14, 15-15 साल हो गए हैं, अब तक तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा, अब तक प्रोग्राम नहीं करा। ये था ओपन माइंडनेस। जब कोई पहला और दूसरे कदम का भाग को मान जाता था, तब हम उसे तीसरे कदम पे लेके जाते थे। ये था ओपन माइंडनेस। लेकिन जब से ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और रिहैब आए, वो पहला और दूसरा कदम करा के भेजने लगे और वो फिर यहाँ आके मेंबर उसी चीजों के ठेकेदार बन गए। जो जिनको कई साल हो गए, मैं बुराई नहीं कर रहा, वो सब मेरे भाई हैं, लेकिन सच कड़वा होता है। सच को सुनना बड़ा मुश्किल होता है, वो सुनना पड़ेगा कि भाई आप अल्कोहलिक एनोनिमस के ठेकेदार मत बनिए, अपने हिसाब से मत चलाइए। ये लिटरेचर में लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि लिटरेचर में किस जगह पे ये लिखा है कि जब बिल डॉक्टर बॉब उसको पहला दूसरा स्टेप कितनी जल्दी कराते थे। ये देखिए, ये देखिए, Dr. Bob take newcomers through the step as quickly as possible. In many instances, he completes the process during the person 3 to 5 days. Stay at St. Thomas Hospital in Akron, Ohio. Thousands of alcoholics recovered by following Dr. Bob से keep it simple. Keep it simple का मतलब ये नहीं कि आराम से करो, करना पड़ेगा लेकिन जल्दी से जल्दी करो। ये उनका था। वो शुरुआती दिनों में अपने हॉस्पिटल में कोई आता था ना, तो जल्दी से जल्दी ले जाते थे। और आप यहाँ देखिए भाई, एक कदम को करने में एक का काम करेंगे, एक कदम ना यार 2-3 महीने में करेंगे, ऐसे करते करते साल निकल जाते हैं। और यार, शराबी को ना सुनना और ना कहना ही नहीं आता, बेचारे बोल ही नहीं पाते कि भाई साहब हमें कदम नहीं कराने आते, आप किसी और के पास चले जाओ। वो जबरदस्ती लगे हैं पकड़ के, ये सच्चाई है। अब हम चलते हैं तीसरे कदम पे। तीसरा कदम कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी इच्छाएं और अपना जीवन ईश्वर की देखरेख में सौंपने का निर्णय किया। सबसे पहले मैंने अपनी मर्जी से अपनी इच्छाएं मेरी हैं क्या? इच्छाएं हैं मेरी सोच। और मेरा जीवन क्या है? जो मैं सोचता हूँ और उसके ऊपर एक्शन करता हूँ। मैंने अपनी मर्जी से अपनी सोच और अपने कर्म जो किए हैं, उसकी वजह से आज मेरा ये हाल है। मतलब मैंने गंदी सोच रखी और उसके ऊपर गंदे एक्शन किए, तभी तो मेरा जीवन का ये हाल है। अब मैं गॉड की डायरेक्शन में, मैं आज से अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना जीवन, अपनी मर्जी से मैं अपनी सोच ईश्वर की देखरेख में सौंपने का निर्णय करता। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो दे दिया, तब भी काम क्यों नहीं कर रहा? उसका कारण है, ऐसे नहीं दिया जाता। जब मैं सोचता हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है, जब मैं सोचता हूँ कि मैं ईश्वर के सीसीटीवी कैमरे में 24 घंटे हूँ, तो क्या मैं गलत कार्य करूंगा? एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। जैसे मैं अपने माँ बाप के साथ चल रहा होता हूँ, तब मैं किसी को गाली नहीं देता, किसी से अपशब्द नहीं बोलता, मैं बड़ी तमीज से गाड़ी चलाता हूँ, सबसे प्यार से बोलता था। लेकिन
जब मैं अलग हो जाता तो मैं ऐसे ही मेरे को, जब मैं 24 घंटे सोचता हूं कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे उस पर उसकी नजर है, तब मेरे धीरे धीरे मेरी सोच और उसके ऊपर एक्शन मेरे बदलने चालू हो जाते हैं, और जिससे मेरा जीवन बदलता है। अब मैं थोड़ा सा ना इसको और बारीकी में लेके चलता हूँ तीसरे कदम को। क्या होता है, बड़े ना सोच समझ के ना ये बिग बुक और 12x12 लिखी गई थी। बिग बुक में ये थोड़ी चीजें कम है, लेकिन 12x12 में ये चीजें ज्यादा है। वो मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा। बिग बुक में ना इंस्टिंक्ट के ऊपर थोड़ा सा समझाया गया है, और सभी भाई समझ 12x12 जाता में हूँ, इंस्टिंक्ट। मुझे रोकने के लिए। हाँ बोलिए। जी जी जी, तो समय समय का तो ध्यान रखिए। बोलिए बोलिए। समय समय हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं। आप 5-10 मिनट और तो ले चलिए, लीजिए। चलो तीसरा कदम देते हैं, इसके ऊपर ही इसको कर देंगे, अगली बार कभी शुरू करेंगे और चीजों पर, ठीक है। हाँ, तीसरा कदम जो है, जैसे ना हम इंसान बने हैं, इंसान को ईश्वर ने कुछ खास चीजें दी हैं, जिसको हम इच्छाएं कहते हैं। एक सामाजिक इच्छा, एक सुरक्षा की इच्छा, एक सेक्स की इच्छा। इन तीन चीजों से मिलके मैं इंसान बना हूं। इसको मैं एक छोटी सी बात में आपको और आसानी से समझा सकता हूँ, ज्यादा देर नहीं लूंगा। जैसे मेरे को एक मकान में रहना होता है, तो मेरे को एक मकान में रहने के लिए पानी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, और बिजली भी चाहिए। इन तीनों में से अगर मैं गैस को काट दूं तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा उस घर में। ऐसे ही मैं पानी को काट दूं तो मैं बगैर पानी के नहीं जीवन जी पाऊंगा उस घर में। ऐसे ही अगर मैं बिजली को काट दूं तो भी मैं उस जीवन को नहीं जी पाऊंगा। ऐसे ही मेरे को ये तीन इच्छाएं दी गई है। सामाजिक इच्छा, जिसको हम सोशल इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। सोशल इंस्टिंक्ट, जिस समाज में मैं रहा हूँ वहां पे मेरे को थोड़ी इज्जत दे, मेरी थोड़ी प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे जाने, मेरे बच्चे ये सब आसपास मेरे रिश्तेदार मुझसे मिले और मेरी इज्जत करे, मैं लोगों की इज्जत करूं, ये सामाजिक सुरक्षा। दूसरी होती है सिक्योरिटी सुरक्षा, जिसको हम सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट कहते हैं, पैसे की। मेरे को अपने परिवार को रोटी कपड़ा मकान के लिए मेरे को पैसा चाहिए, ये मेरे को चाहिए। और तीसरा होता है सेक्स, सेक्स इंस्टिंक्ट, जिसमें मेरे को अपने वंश को थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने के लिए मुझे शारीरिक सेक्स चाहिए। इन तीन इच्छाओं से मिलके बना हूं मैं, जिसको कहते हैं इंसान, जिसको हम कहते हैं सेल्फ। जो ये एल्कोहलिक एनोमनस की अल्कोहलिज्म बीमारी है, एल्कोहलिज्म बीमारी को हम कहते हैं। अल्कोहल तो हट गई, पहले कदम पे आके इज्म रह गया। इज्म का मतलब है आई स्पॉन्सर माई सेल्फ। जो आपने तीसरे कदम में बिग बुक में पढ़ा होगा कि हम उस डायरेक्टर की तरह होते हैं। जब पिक्चर हमारे हिसाब से चलती है तब हम खुश रहते हैं, और जब पिक्चर हमारे हिसाब से नहीं चलती तब हम क्या हो जाते हैं, अस्थिर, असंतुष्ट, चिड़चिड़े। जब मैं और मेरे आसपास के लोग मेरे हिसाब से चलते हैं तो अब तक तो मैं खुश रहता हूँ, और जब वो मेरी बात काटनी चालू कर दे या मेरे को गलत साबित करना चालू कर दे, तब देखो मेरा असली रूप। ये सेल्फ है, और इस डायग्राम को देखना जरूरी है। बस मैं फिर इस पे खत्म कर दूंगा। इन तीन इच्छाओं से मिलके बना है सेल्फ, मैं बना हूं। अगर मैं इन इच्छाओं का मिसयूज करूंगा तब भी मेरी सेल्फ हिलेगी, और जब भी मेरी कोई सेल्फ हिलती है मेरे दिमाग में गलत आता है। जैसे कि मेरे अगर पैसे किसी ने मार लिए, मैं इसके बच्चे को देख लूंगा, मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा, मैं पुलिस में जाऊंगा, ये मेरे को डर आते, अब क्या होगा मेरे साथ, अरे यार ये ना हो जाए, फिर मेरे को और हार्म्स और हर्ट्स में चला जाता हूँ, यार मैं तो बेचारा, मैं मारा। ये ऐसे ही अगर मेरी किसी इंस्टिंक्ट्स को कोई छेड़ेगा तब जाके मैं एकदम से रॉन्ग आएगा, और रॉन्ग होता ही ये तीन चीजें, रिजेंटमेंट, फियर और आपका हर्ट्स। और रिजेंटमेंट का ना मैं छोटा सा ना एक भाग बताता हूँ, बहुत छोटा सा भाग।
कि रिजेंटमेंट पे काम करना क्यों जरूरी है। रिजेंटमेंट का मतलब है बासी खाना। जैसे कि अगर मैं ताजा खाना खाता हूं तो मैं स्वस्थ रहता हूं ना। अब सोचो कि आप 2 दिन पुराना खाना, 3 दिन पुराना खाना, 15 दिन पुराना और 30 साल पुराना खाना खाते रहोगे तो क्या आपका शरीर जहर नहीं ले रहा वो। तो मेरे को इस बासी खाने से बचना है। रिजेंटमेंट का असली अर्थ ये भी होता है रीसेंट इन अ टाइम, उस स्थिति, उस परिस्थिति, उन लोगों को देखते ही मैं पुरानी पिक्चरों में चला जाता हूं। तो मेरे को ये समझना पड़ेगा, जैसे कि फिजिकल एलर्जी में शराब के एक घूंट से भी दूर रहना था, ऐसे ही रिजेंटमेंट के एक भी बूंद से दूर रहना है। रिजेंटमेंट आना गलत नहीं है भैया। रिजेंटमेंट के ऊपर जब मैं पानी डालता हूँ, जब मैं उसके ऊपर एक्शन करता जाता हूँ, तो मैं एक ऐसा झाड़ पैदा कर देता हूँ जिससे मैं जी नहीं पाता और मैं फिर मीटिंगों में आके अपनी बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता हूँ, बदलाव कुछ नहीं होता। तो भैया मेरे को अगर अपना जीवन अच्छे ढंग से जीना है तो इन कदमों पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ तीसरे तक रखते हैं एक सिर्फ लाइन, मेरे को स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। स्पॉन्सर का असली अर्थ होता है गुरु। गु और रू, गु का संस्कृत में मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है अंधकार से निकालने वाला। तो भैया मेरे को बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। मेरे को इस अंधकारी रूपी जीवन से निकलने के लिए एक अच्छा स्पॉन्सर चाहिए। तो सोचिए आप सभी भाई एक अपना प्रोग्राम कीजिए और आगों को बांटिए। एक लास्ट इसके अंदर ही, ये कभी शेयर नहीं होता कहीं। ये सब बातों का जोड़ है। ये बिल विल्सन की लिखी हुई बात है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा। बिल विल्सन कहते थे सोब्राइटी फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहल थ्रू टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग द 12th स्टेप इज द सोल पर्पस ऑफ एन ए ग्रुप। Group have probably tried other activities. They always failed. If we do not stick to these principles, we shall almost surely collapse. And if we collapse, we cannot help one. हर सोब्राइटी, मद्यपान मुक्ति का मतलब कि फ्रीडम फ्रॉम अल्कोहल, शराब से मुक्ति का जो तरीका है वो है टीचिंग द स्टेप एंड प्रैक्टिसिंग द स्टेप। टीचिंग मैं कैसे करूंगा, जब मैं स्पॉन्सीज लूंगा, और प्रैक्टिसिंग मैं कैसे करूंगा, जब मैं स्पॉन्सर लूंगा। ये हर एक ग्रुप का कार्य है। और ग्रुप किससे मिलके बनता है, हम मेंबरों से तो मिलके बनता है। अगर ग्रुप इसके अलावा कुछ भी करेगा तो वो फेल होगा। और आपके सामने सच्चाई है कि कौन से ग्रुप प्रैक्टिसिंग और टीचिंग द स्टेप करवा रहे हैं। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्पॉन्सर और उस पर फिर कभी बात करेंगे।